अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम लेमिनास को, जो कि एक लेमिनास एमवीसी फ्रेमवर्क है, उसको उसको यूज़ करते हुए क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे, जो कि उसके ट्यूटोरियल में मौजूद है। लेमिनास बेसिकली एडवांस न्यू वर्जन ऑफ जेंड फ्रेमवर्क 3। मतलब जेंड फ्रेमवर्क 3 को पोस्टपोन कर दिया गया है। जेंड फ्रेमवर्क 3 इज़ द लास्ट वर्जन एज अ जेंड फ्रेमवर्क। अब जो नए वर्जन आएंगे जेंड फ्रेमवर्क के, वो आएंगे लेमिनास के नाम से। सो जो भी वर्जन आएगा, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर getlaminas.org नज़र आ रही है। यहाँ पर आप आकर इसको चेक कर सकते हैं। और जो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करूँगा, वो यहाँ पर आप डॉक्स में अगर आएंगे, डॉक्स के अंदर ये जो ट्यूटोरियल्स का सेक्शन है, इसको मैं कवर करूँगा। तो इसके अलावा जो लेमिनास है, वो हमारे पास 4 फ्लेवर में मौजूद है, जिसमें एक लेमिनास मेजियो है, लेमिनास कंपोनेंट्स है, लेमिनास एमवीसी है और लेमिनास एपीआई टूल्स है। सो मेजियो बेसिकली जो प्रीवियसली जेन फ्रेमवर्क एक्सप्रेसिव के नाम से था, उसका ही ये नया वर्जन है, जिसमें हम PSR 15 मिडलवेयर्स को क्रिएट करते हैं। मिडलवेयर्स बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान जो भी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, वो अब हम लेमिनास मेजियो के थ्रू करते हैं। फिर लेमिनास कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे डाटाबेस कंपोनेंट है, फॉर्म्स कंपोनेंट है, इसी तरीके से कैशे कंपोनेंट्स है। सो लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स, ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे लेमिनास कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। इसके अलावा हमारे पास स्केलेटन एमवीसी फ्रेमवर्क है लेमिनास का, जिसकी मदद से हम एंटरप्राइज एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस डिज़ाइन पैटर्न MVC। उसके बाद जो लास्ट है वो है लेमिनास एपीआई टूल। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसकी मदद से हम रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लेमिनास। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लेमिनास एमवीसी और लेमिनास कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि है ट्यूटोरियल्स के सेक्शन में। अगर यहाँ पर ट्यूटोरियल्स के सेक्शन में आते हैं, तो ये जो गेट स्टार्टेड विद लेमिनास है, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे और ये वीडियो ट्यूटोरियल 1 आवर प्लस का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स को और सीखते हैं कि लेमिनास की मदद से हम किस तरीके से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लेमिनास को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। तो इसके लिए हमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास कंपोज़र इंस्टॉल होना चाहिए। कंपोज़र एक डिपेंडेंसी मैनेजर है फॉर PHP और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है 1.10.5 है, मतलब 1.10.5 है। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं चूँकि मैक पर हूँ, तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास PHP का जो वर्जन है वो 7.3 मिनिमम होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो मेरे पास जो वर्जन है वो PHP का 7.4.5 है, जो कि लेटेस्ट रिलीज है PHP की। तो अगर आपके पास PHP 7.2, 7.1 या 7 है, तो काइंडली उसको अपडेट कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके पास जैम्प, मैप या वैम्प जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। सिंपल आपके पास PHP और MySQLi इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल को पर्टिकुलरली फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल पर मौजूद हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं डेस्कटॉप के अंदर इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखिए, मैं किसी htdocs, www या पब्लिक HTML के फोल्डर में इसको इंस्टॉल नहीं करने जा रहा, बल्कि मैं इसको इंस्टॉल करूँगा लेमिनास को ऑन द डेस्कटॉप, और फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसको यूज़ करना है, किस तरीके से हमने सर्वर क्रिएट करना है। तो इसको इंस्टॉल करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर वापस मैं आता हूँ और ये हमारे पास इसका होम पेज है। यहाँ से हम जाएंगे डॉक्स में। डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसके ये जो 4 डिफरेंट वर्जन हैं, इनके बजाय हम यहाँ पर ट्यूटोरियल सेक्शंस में आएंगे। ट्यूटोरियल्स में से हम गेटिंग स्टार्टेड विद लेमिनास आएंगे। तो इस ट्यूटोरियल गेटिंग स्टार्टेड विद लेमिनास MVC एप्लीकेशन में एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन क्रिएट होगी, जिसमें हम पेजेस भी क्रिएट करेंगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी क्रिएट करेंगे, और इसके अलावा ये भी देखेंगे
कि किस तरीके से रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, रीड किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है, अपडेट और डिलीट किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके लिए वो रिक्वायर है इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि आप कंपोजर क्रिएट की मदद से कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट -s dev और लेमिनास इसको लिखेंगे। तो मैं यहाँ से इस कोड को, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं टर्मिनल पर आता हूँ, आप अपने प्रॉम्प्ट पर आएंगे और ये हमारे पास है इसका मतलब जो इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, क्रिएट डैश प्रोजेक्ट -s, उसके बाद डेव वर्जन इसका जो भी लेटेस्ट डेव वर्जन है, लेमिनास डैश MVC डैश स्केलेटॉन। हम स्केलेटॉन इसलिए कह रहे हैं कि ताकि ये एक डिफ़ॉल्ट हमें एप्लीकेशन स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर दे। उसके बाद आपने इसका नाम देना है कि किस फोल्डर में आपने इसको इंस्टॉल करना है। सो मैं इसको नाम देता हूँ लेमिनास ऐप, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा एंटर, बल्कि उससे पहले मैं -VVV लिख देता हूँ। उन्होंने तो नहीं लिखा -VVV, मैं लिख देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट जब भी कंपोजर के थ्रू कोई भी पैकेज इंस्टॉल करता हूँ या कोई क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं लाजमी -VVV लिखता हूँ ताकि वर्बस मोड में मुझे पता चलता रहे कि समथिंग इज़ हैपनिंग। तो एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कलेक्ट करना शुरू कर दिया और एक डेस्कटॉप पे लेमिनास ऐप के नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया, प्रोजेक्ट एट लेमिनास, और इसके बाद उसने इसकी रेपो से डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। सो थोड़ी देर में ये जो डाउनलोडिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक लेमिनास का फोल्डर बन जाएगा और उस लेमिनास के फोल्डर के अंदर हमें तमाम उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा लेमिनास का। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, बल्कि मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए वीडियो। तो मैं इसको पॉज करता हूँ और फिर उसके बाद मैं जब ये इंस्टॉलेशन जो स्टेप्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं वापस आऊँगा और फिर वहाँ से आगे हम मूव करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक जो इंस्टॉलेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसने यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा और उसके बाद कुछ रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंस्टॉल करेगा। तो लेमिनास के अंदर हमने देखा था कि 4 डिफरेंट किस्म के इसके फीचर्स हैं, जिसमें कंपोनेंट्स भी है, MVC भी है और इसके अलावा हमारे पास APIs भी है और एक और है, वो मैं दोबारा आपको दिखा दूंगा जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। यहाँ पर अब मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया था कि 4 इसके कंपोनेंट्स हैं। तो उनमें से अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट विच कॉन्फ़िग फाइल यू विश टू इंजेक्ट zen फ्रेमवर्क ब्रिज इनटू। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आप zen फ्रेमवर्क ब्रिज जो कंपोनेंट है इसको आप कहाँ पर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है कि डू नॉट इंजेक्ट, config module config.php या config development.config.php.dist फाइल में। अब अगर आप तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है तो आप 2 सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली जो रिकमेंड करता है लेमिनास वो कहता है कि आप इसको 1 में करें, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन 1। सो मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब वो कह रहा है कि रिमेंबर दिस ऑप्शन फॉर अदर पैकेजेस ऑफ द सेम टाइप, मैं कहता हूँ यस। तो अब उसके बाद वो उन पैकेजेस को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो मुझसे पूछेगा कॉन्फ़िगर करने के बाद कि डू यू वांट अ मिनिमल इंस्टॉल, नो ऑप्शनल पैकेजेस विल बी इंस्टॉल। अब चूंकि हमने डेटाबेस के साथ भी काम करना है, फॉर्म्स के साथ भी काम करना है इस क्रैश कोर्स में, तो इसलिए मैं उसे कहूँगा कि भाई नहीं, हमें मिनिमल इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए बल्कि हमें इसके दूसरे ऑप्शंस भी हमसे पता करो। तो मैं N प्रेस करूँगा। अगर मैं कुछ भी टाइप किए बगैर एंटर प्रेस करूँगा तो जो लेटर कैपिटल होगा वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब इस केस में Y सिलेक्ट होगा अगर मैं N नहीं लिखता। सो मैंने N लिखा तो उसके बाद से पूछा वुड यू लाइक टू इंस्टॉल डेवलपर टूल बार। अब डेवलपर टूल बार बेसिकली एक नीचे आपके जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो एक बार सी आ जाती है जिसमें आपको वो बताता है कि आपके सर्विसेज कैसे रन हो रही हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। तो मैं चाहे तो सिंपल एंटर प्रेस कर दूं तो नो सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल कैशिंग सपोर्ट, नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट में कभी भी आप कैशिंग सपोर्ट नहीं रखेंगे, बाद में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कैशिंग सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। फिर वो पूछा वुड यू लाइक टू इंस्टॉल डेटाबेस सपोर्ट, यस डेफिनेटली हमने डेटाबेस के साथ काम करना है MySQL के साथ, तो हमें उसकी ज़रूरत है, यस। उसके बाद पूछ रहा है वुड यू लाइक टू इंस्टॉल फॉर्म्स सपोर्ट, यस डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे फॉर्म्स को भी, तो हम इसको भी यस कर देते हैं। वो कह रहा है कि नो, तो मैं कह रहा हूँ भाई यस। उसके बाद आपको पूछा वुड यू लाइक टू इंस्टॉल जेसन डी सीरियलाइजेशन सपोर्ट। अब सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन 2 सिचुएशन में काम करती है, जब आप अजेक्स रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हो या फिर आप जो है वो API क्रिएट कर रहे हो। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है डी सीरियलाइजेशन वगैरह की,
डी और स्लैश सीरियलाइजेशन का मतलब है सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। तो मैं इसको सिंपल एंटर प्रेस कर देता हूँ। लॉगिंग सपोर्ट भी हमें नहीं चाहिए। सो वुड यू लाइक टू इंस्टॉल MVC बेस कंसोल सपोर्ट, वी रिकमेंड माइग्रेटिंग ऑफ ZF कंसोल, नहीं हमें नहीं ये चाहिए, नो कर देंगे। I18N हम एक ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश, सो वी डोंट नीड इंटरनेशनल लैंग्वेज। So would you like to install the official MVC plugin including PRG support, identity and flash messages? नहीं हमें इनकी जरूरत नहीं है। So would you like to use PSR7 middleware dispatcher? नहीं हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। Would you like to install session support? क्योंकि हम auth पे काम कर नहीं रहे हैं तो हमें sessions की जरूरत नहीं है यहाँ पर, so no। So testing, हम testing पे काम नहीं कर रहे, so we don't need testing anymore, no। So would you like to install Laminas DAI for Laminas Service Manager? No, we don't need it। सो दैट्स इट। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो उसने पूछे हैं। उसके बाद अगेन जो जिन पर मैंने यस किया उनको ये डाउनलोड करेगा और जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा कि इस कन्फिग्रेशन को ऐड करना है तो वो मुझसे पूछेगा। जैसे वो पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द कन्फिग फाइल यू विश टू इंजेक्ट Laminas I18N, हालांकि मैंने इसको कहा था इसको नहीं करना, मे बी माई मिस्टेक, तो मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यस कर देता हूँ। सो Laminas DB भी इंस्टॉल हो गया, MVC फॉर्म्स भी। तो यहाँ पर अब वो मुझसे पूछ रहा है do you want to remove the existing vcs.git.svn history? या डेफिनेटली अब उसके में गिट की ज़रूरत नहीं है, हम इसको पुश करने नहीं जा रहे गिट पर। अगर करेंगे भी तो हम अपने गिट इनिट के साथ अपने जो हमारा गिटहब अकाउंट है उस पर करेंगे, तो मैं यस कर देता हूँ इसको। सो एग्जीक्यूटिंग कमांड Laminas डेवलपमेंट मोड अनेबल। सो हमारे पास जो है वो Laminas का डेवलपमेंट मोड अनेबल हो चुका है। सो वेट, जब ये टर्मिनल पर आ जाएगा तो इट मीन हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप पर आ गया वापस टर्मिनल पर, तो इट मीन्स कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सीडी करूँगा Laminas ऐप के अंदर और अब यहाँ पर हमें ना ही जैप वेब मैप लैम्प उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर मैं लिखूँगा कंपोजर सर्व। जैसे मैंने कंपोजर सर्व लिखा, इसने कहा जी PHP-S0008080T पब्लिक। तो अब उसने टारगेट कर दिया पब्लिक डायरेक्टरी को और हमें एक डेवलपमेंट सर्वर क्रिएट करके दे दिया। ये 000 का मतलब है लोकल होस्ट या 127.0.0.1 व्हाटएवर। और इसको अब मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास ब्राउज़र के अंदर यही वाली डोमेन ओपन हो जाएगी 000। आप इसको यहाँ पर लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं और ये इसी तरीके से काम करेगी। सो लोकल होस्ट लिखने के बाद ये देखिए हमारे पास वेलकम टू Laminas MVC स्केलेटन एप्लीकेशन लिखा हुआ आ गया। अगर ये आपके पास भी ओपन हो गया आफ्टर रनिंग कंपोजर सर्व फ्रॉम द फोल्डर ऑफ Laminas ऐप, सो इट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड Laminas ऑन योर सिस्टम। तो नेक्स्ट अब हम इस जो Laminas ऐप है उसको ओपन करेंगे अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने टर्मिनल को ब्रेक करके सब एल डॉट लिखा, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये सबलाइम में ये फोल्डर ओपन हो चुका है। तो इसका थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कि Laminas का फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्कुल Zend फ्रेमवर्क की तरह ही है। तो अगर आपने मेरी Zend फ्रेमवर्क 3 की सीरीज़ नहीं देखी तो उसके पहले 2 वीडियोस देख लें, उसमें आपको समझ लग जाएगी कि क्या Zend फ्रेमवर्क 3 क्या है। बेसिकली Laminas भी वही चीज़ है। इसमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स आपको मिलेंगी, जैसे ये वैग्रेंट फाइल है, डॉकर कंपोज YAML फाइल है। तो ये जो फाइल्स हैं दोनों, स्पेशली ये वैग्रेंट बेसिकली एक पैकेज है जिसकी मदद से हम जो है लाइव क्रिएट कर सकते हैं, समझ लें गिटहब या SVN क्रिएट कर सकते हैं, सोर्स वर्जन कंट्रोल, और डॉकर की मदद से भी हम जस्ट लाइक गिटहब काम कर सकते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं है। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास composer.json फाइल है जिसमें हम रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 7.3 हमारी रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा कंपोनेंट इंस्टॉलर हो गया, डेवलपमेंट मोड इंस्टॉल है, Laminas MVC, Laminas DB और Laminas MVC फॉर्म जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ये पैकेजेस। दीज आर द कंपोनेंट्स। उसके बाद यहाँ पर ऑटो लोड के अंदर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है जो कि मॉड्यूल के फोल्डर में है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि Laminas एक मॉड्यूलर अप्रोच है और ये Zend फ्रेमवर्क 3 की अपडेटेड फॉर्म है। मतलब Zend फ्रेमवर्क 3 जो है वो उसकी फिनिश हो चुकी है अपडेशन, तो उसको ओवरकम कर लिया गया Laminas ने। तो अब Laminas इसकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो Laminas के थ्रू आपको मिला करेंगी, सेम Zend फ्रेमवर्क 3 की। तो अगर आप Zend फ्रेमवर्क 3 पर काम कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब आप Laminas पर शिफ्ट हो जाएं और इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट देखें ताकि आपको बेसिक डिफरेंसेस और फीचर्स का पता चल सके।
ओके, तो यहाँ पर हमारे पास लेमिनास के फोल्डर के अंदर सबसे पहला बिन फोल्डर है। हमें इसका कोई कंसर्न नहीं है कि इस बिन में क्या करना है, बेसिकली इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फिग फोल्डर। कन्फिग फोल्डर इज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑटो लोडिंग के लिए फाइल्स को और एप्लीकेशन की कन्फिग्रेशन के लिए, ग्लोबल कन्फिग्रेशन। ये हमारे पास एप्लीकेशन डॉट कन्फिग डॉट PHP है। जो ये बेसिकली हमारे पास इफ यू नीड एन एनवायरनमेंट स्पेसिफिक सिस्टम और एप्लीकेशन कन्फिग्रेशन, देयर इज एन एग्जांपल इन दिस डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप एप्लीकेशन लेवल पर कन्फिग्रेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कन्फिग्रेशन करेंगे, ये देख सकते हैं। और डेवलपमेंट कन्फिग्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर करेंगे। अब चूंकि हमने डेवलपमेंट मोड एनेबल किया हुआ है तो ये बेसिकली डेवलपमेंट डॉट कन्फिग डॉट PHP यूज़ हो रही है, एप्लीकेशन डॉट कन्फिग डॉट PHP यूज़ नहीं हो रही। इसके बाद हम मॉड्यूल डॉट कन्फिग सॉरी एप्लीकेशन डॉट कन्फिग जो है ये बेसिकली लोड हो रही है। ये हमें मॉड्यूल्स डॉट कन्फिग डॉट PHP लोड करके दे रही है। और डेवलपमेंट कन्फिग्रेशन बेसिकली हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी मॉड्यूल्स और कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पर कन्फिगर करते हैं, ताकि जब हम लाइव सर्वर पर लेके जाएं तो इस पर काम ना करें। तो उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट PHP। ये जो फाइल है ये इसमें आपको तमाम आपके पैकेजेस जो कंपोनेंट्स इंस्टॉल हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर मिलेंगे, जैसे लेमिनास DB, फॉर्म, हाइड्रेटर, इनपुट फिल्टर, I18N राउटर, वैलिडेटर, ज़ेन फ्रेमवर्क, ब्रिज और एप्लीकेशन। ये तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स है ये यहाँ पर आप कन्फिगर करेंगे जब भी आप नया मॉड्यूल क्रिएट करेंगे या आप उसको एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को आप कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डाटा डायरेक्टरी, जिसमें आप कैशे वगैरह को सेव कर सकते हैं। कैशे जैसे यहाँ पर मौजूद है, अब चूँकि हमने कैशे को इंस्टॉल ही नहीं किया तो इट विल बी एम्प्टी फॉर एवर। और दूसरा हम डाटा के अंदर PHP डाटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह PHP लेवल पर जाके करना चाहें, कोई भी काम जो PHP के लेवल पर हम करना चाहें वो यहाँ डाटा डायरेक्टरी के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर इज़ द मॉड्यूल फोल्डर। मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आपके बेसिकली तमाम मॉड्यूल क्रिएट होते हैं। तो इसमें हमें एक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल एप्लीकेशन के नाम से मिलता है। जो मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल है हमें ये आउटपुट देने में, इस मॉड्यूल के थ्रू हमें ये आउटपुट मिल रही है। और ये होम हमारा जो क्रिएट हुआ है ये बेसिकली एप्लीकेशन मॉड्यूल की वजह से हुआ है। इसके बाद है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर जो है ये रूट फोल्डर होता है। जब आपने देखा था कि मैंने जब कमांड रन की थी यहाँ पर कंपोजर सर्व, तो इसने यहाँ पर एक लिखी थी चीज़ PHP-S0008080-T पब्लिक। सो इट मीन्स जब भी आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होनी है तो आपने पब्लिक फोल्डर को एक्सेस करना है। अगर आपने इसको htdocs में रखा हुआ है विद द नेम लेमिनास ऐप तो आप लिखेंगे localhost/leminasapp/public। तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको यूज़ करें विद एनी XAMPP, WAMP और LAMP। और मैं भी इसको लोकल होस्ट 8080 के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं डिफरेंट पोर्ट पर तो यहाँ कंपोजर डॉट जेसन के अंदर ये सर्व कमांड है। आप यहाँ पर इसकी पोर्ट चेंज कर सकते हैं, 8080 की बजाय 8000 या 888 जो भी रखना चाहें आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक हो गया। तो ये था इसका फोल्डर स्ट्रक्चर। ये जो पब्लिक है इसके अंदर हमारे पास CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट वगैरह जो भी आपने ऐड करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो लेआउट है तो उसके अंदर आपने इसके अंदर करना है। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन फोल्डर की। लेमिनास के अंदर जो भी हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं उसका एक प्री डिफाइंड पैटर्न है जिसको हमने फॉलो करना है। रूट पर हमेशा हमें 4 से 5 फोल्डर देखने को मिलेंगे। तो कन्फिग इंपॉर्टेंट फोल्डर है, आप इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड बाय लेमिनास कि आप इसको कन्फिग दें। फिर SRC फोल्डर, फिर ये टेस्ट फोल्डर। अब इसकी रिक्वायरमेंट अगर हम टेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे क्योंकि हमने कंपोनेंट क्रिएट इंस्टॉल नहीं किया था तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर अपने जो मॉड्यूल में ऐड नहीं करेंगे। फिर है व्यू। व्यू जो है वो फ्रंट एंड जो आपको यहाँ पर HTML नज़र आ रही है ये वाली, ये सारी HTML आपके व्यू के फोल्डर में डिफाइन की जाती है। किस तरीके से की जाती है आगे फर्दर आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 फोल्डर हैं, एक उसी नाम से जिस नाम से हमारा ये मॉड्यूल है हमारा विद स्मॉल लेटर्स, दूसरा एरर के नाम से फोल्डर है और तीसरा लेआउट के नाम से। अब ये चीज़ें कैसे काम करती हैं ये जब हम मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे अपने मॉड्यूल को तो उसमें हम सीखेंगे। फिलहाल आप समझ लें कि कन्फिग का फोल्डर होगा, उसमें हमारे पास मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट PHP फाइल होगी। सोर्स का फोल्डर होगा, उसमें एक कंट्रोलर होगा, इसके अलावा मॉडल होगा, इसके अलावा फॉर्म होगा और इसके अलावा यहाँ पर मॉड्यूल डॉट PHP फाइल होगी सेम लाइक दिस मॉड्यूल डॉट PHP फाइल। इसके बाद एक व्यू होगा और व्यू के अंदर हम यहाँ पर जो भी अपने मॉड्यूल क्रिएट करेंगे उसका नाम, उसके अंदर जो भी कंट्रोलर देंगे उसका नाम
और उसके अंदर जो भी हम एक्शंस देंगे उनको यहाँ पर एज एन PHTML फाइल क्रिएट करेंगे। सो दिस इज द बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ लेमिनास MVC फ्रेमवर्क। तो नेक्स्ट अब हम जो है वो अपना फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अपना एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और उसको रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा एल्बम के नाम से विद कैपिटल A। तो अब हमारे पास ये एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करेंगे कन्फिग के नाम से, न्यू फोल्डर कन्फिग के नाम से। फिर उसी लेवल पर, एल्बम के लेवल पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे SRC के नाम से। और फिर जिस तरीके से हमने यहाँ पर एप्लीकेशन में देखा कन्फिग SRC, फिर इसी लेवल पर हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे व्यू के नाम से। फिर इस व्यू फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एल्बम के नाम से विद स्मॉल लेटर्स। और इस एल्बम के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे एल्बम। एक एल्बम बेसिकली हमारे मॉड्यूल का नाम है और दूसरा एल्बम जो है वो हमारे ऐप का कंट्रोलर का नाम होगा। और इसके अंदर हम यहाँ पर जो भी चीज़ें क्रिएट करेंगे वो इस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कन्फिग के फोल्डर में आते हैं और यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं module.config.php फाइल। तो ये जो हमारे पास module.config.php फाइल है, इसके अंदर जिस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास module.config.php फाइल है, सेम यही फाइल है। इसको सेव करेंगे। उसके बाद ये हमने सेव कर ली। अब इसके अंदर सिंपली जिस तरीके से ये वाला इसका कोड लिखा है module.config.php, इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको एम्प्टी रहने देते हैं। उसके बाद हम आएंगे सोर्स के फोल्डर के अंदर और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। जिस तरीके से उसने सोर्स के अंदर क्रिएट किया कंट्रोलर के नाम से, हम यहाँ पर भी कंट्रोलर के नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसमें एक न्यू फाइल भी क्रिएट करेंगे module.php के नाम से। इसको सेव कर देंगे। अब ये हम स्ट्रक्चर अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी सोर्स के फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर भी क्रिएट करेंगे मॉडल के नाम से, जिसमें हम अपने मॉडल को डिफाइन करेंगे, क्योंकि MVC पैटर्न के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। सो मॉडल, उसके बाद हम फॉर्म क्रिएट करेंगे इस फॉर्म के फोल्डर में। तो ये हमने अपना स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, module.php फाइल में आएंगे। नॉट दिस एप्लीकेशन वाले नहीं, बल्कि हम इस वाले module.php के अंदर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा ये जब हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है composer.json में। और इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप इसको ऑटो लोड करें। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको एल्बम कह देता हूँ, SR4 में एल्बम। और ये हमारे मॉड्यूल एल्बम .src का इसका रूट पाथ होगा कि जहाँ पर भी हम एल्बम लिखेंगे नेम स्पेस में, उसका मतलब होगा मॉड्यूल के अंदर एल्बम के फोल्डर में SRC फोल्डर। सो इट मीन्स अब इस मॉड्यूल के अंदर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम स्पेस एल्बम, सो इट मीन्स हम जो SRC फोल्डर के अंदर इसको फाइंड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे उसी नेम से जिस नेम से हमने फाइल क्रिएट की है मॉड्यूल, और इस पर इम्प्लीमेंट करना है हमने कन्फिग प्रोवाइडर इंटरफेस। अब ये ज़रूरी है। अगर आप देखें एप्लीकेशन के अंदर जो module.php है वो भी इसी से एक्सटेंड हो रही है। ये वाली मॉड्यूल सोर्स में उसने यहाँ पर इसको गेट कन्फिग किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो यहाँ पर हमें भी ऐसा ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन चूँकि ट्यूटोरियल में ये लिखा है कि हमें इसको इस तरीके से करना है, सो इसलिए हम यहाँ पर कन्फिग प्रोवाइडर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। माइट भी हम इसे यूज़ करें या ना करें, और इसको इंपोर्ट करेंगे यूज़ लेमिनास मॉड्यूल मैनेजर /feature/config प्रोवाइडर इंटरफेस। और यहाँ पर सिंपली हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है गेट कन्फिग। अब ये जो फंक्शन है बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है और यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न इंक्लूड अंडरस्कोर डर, ये मैजिक फंक्शन है। और // config के फोल्डर में आओ और यहाँ से module.config.php को इंक्लूड कर लो। सो बेसिकली ये काम करना है इसमें, और इसके अलावा भी थोड़ा सा और इसमें हमें कंट्रोलर को कन्फिग करना है। तो ये जो हमारे पास इंटरफेस है ना, बेसिकली
इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये पब्लिक फंक्शन गेट कन्फिग मौजूद है, तो इसलिए हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है इस इंटरफेस को, सो ताकि हम इसके फीचर को यूज़ कर सकें। सो दैट्स द ओनली रीज़न हमने यहाँ पर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। दूसरा, अगर आप इस मॉड्यूल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर गेट कन्फिग में सिर्फ यही एक कोड मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर और भी कोड ऐड करेंगे टाइम टू टाइम एज वी मूव फॉरवर्ड। तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया मॉड्यूल मैनेजर में, ऑटो लोड भी हमने कर लिया। और उसके बाद जब आप ऑटो लोड कर लेंगे तो यहाँ पर टर्मिनल पे आपको आना होगा। जब आप इसको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंपोजर डंप ऑटो लोड। ये ज़रूरी है ताकि आपकी कंपोजर डॉट, सॉरी स्पेलिंग आई थिंक गलत लिखी है मैंने, आपकी जो कंपोजर डॉट जेसन है वो रीइनिशियलाइज हो जाए और आप उसकी तमाम की तमाम जो फाइल्स हैं वो ऑटो लोड हो जाए। वापस सबनेम में आते हैं, तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट अब हमने आना है इसमें config module.config.php फाइल में, जो कि config के फोल्डर में है। सो module.config.php में आना। अब यहाँ पर हम इसको नेम स्पेस सेम वही नेम स्पेस देंगे, एल्बम वाला नेम स्पेस एल्बम, इसका नेम स्पेस सेम ही होगा। और उसके बाद इसमें हमने यहाँ पर अब हमने इसके अंदर रिटर्न करनी है तीन चार चीज़ें करनी है। फिलहाल हम सिर्फ रिटर्न करेंगे एक एरे, जिसके अंदर हम दो चीज़ें रिटर्न करेंगे, कंट्रोलर्स और एक व्यू मैनेजर। ये ज़रूरी है। कंट्रोलर्स की मदद से हम डिफ़ाइन करेंगे जो कंट्रोलर्स, उनको हम डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर हम उनकी डेफिनेशन दे रहे हैं और उनको फिर डिक्लेयर करेंगे हम कंट्रोलर वाले फोल्डर के अंदर। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और इसके अंदर हमें कंट्रोलर के अंदर फैक्ट्रीज, ये डिज़ाइन पैटर्न होता है फैक्ट्रीज, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम उसको बता रहे हैं कि कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जो हम क्रिएट करेंगे एल्बम कंट्रोलर डॉट क्लास कॉलन क्लास, उसको इनिशियलाइज करो इनवोकेबल। इनवोकेबल हमारे पास है फैक्ट्री, इनवोक आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, इनवोक INVOK इनवोक INVOKABLE इनवोकेबल फैक्ट्री क्लास। अब ये इनवोकेबल फैक्ट्री क्लास कहाँ पर है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। F5 में प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज लेमिना सर्विस मैनेजर फैक्ट्री इनवोकेबल फैक्ट्री यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो ये हमने कंट्रोलर को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर, सॉरी कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर्स है, क्योंकि हम मल्टीपल कंट्रोलर्स डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल नहीं। उसके बाद है दूसरा हमारे पास व्यू मैनेजर। अब व्यू मैनेजर जो है ये बेसिकली इसमें काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन है। हम यहाँ पर लेआउट वगैरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन जो हमारे पास, मैंने एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप मॉड्यूल है, जो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है उसके अंदर लेआउट डिफ़ाइन है। तो यहाँ पर सिर्फ हम टेम्पलेट पाथ स्टैक को यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आएँ, जो एप्लीकेशन मॉड्यूल है इसके अंदर व्यू मैनेजर में ये जो चीज़ें डिफ़ाइन है इनको हमें दोबारा से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप डिफरेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडमिन डैशबोर्ड के लिए अलग से लेआउट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो देन आप इस लेआउट को ओवरराइड करेंगे और अपने उसको मॉड्यूल के अंदर लेआउट को क्रिएट करेंगे इन सारी व्यू मैनेजर्स की मदद से। अदरवाइज वी ओनली नीड टू रिप्लेस दिस टेम्पलेट पाथ स्टैक। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली करंट डायरेक्टरी से स्लैश रूट पे आएगा। जो भी करंट डायरेक्टरी है ये वाली, उससे एक स्टेप पीछे आएगा, यहाँ से फिर सीधा आएगा व्यू के अंदर, और इसमें हमारा जो है वो स्ट्रक्चर होगा जो कि हमने यहाँ पर अपने व्यू के अंदर ये क्रिएट किया एल्बम। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये हमारी मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो गई है। अब हमने अपने इसको मॉड्यूल को, जो अपनी एप्लीकेशन है, जो वेब ऐप है, जो लेमिनास की ऐप है, उसको बताना है कि भाई हमने एक मॉड्यूल सेटअप कर लिया, अब हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्फ़िग के फोल्डर में आना होगा और यहाँ पर मॉड्यूल config.php के अंदर जहाँ पर एप्लीकेशन लिखा है उसके बाद हम लिख देंगे एल्बम। सो दैट मीन हमने अपनी लेमिनास ऐप को बता दिया, कंप्लीट ऐप को, कि हमने एक नया मॉड्यूल क्रिएट किया है विद अ सर्टेन पैटर्न और उसको हमने इस नाम से यहाँ पर रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो ये हमने समझ लें कंपोनेंट है या मॉड्यूल। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है
ये सक्सेसफुली अब इंटीग्रेट हो चुका है हमारी इस ऐप के अंदर। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने कंट्रोलर वगैरह तो क्रिएट नहीं किया। तो चलिए सोर्स के अंदर आते हैं, कंट्रोलर्स के अंदर, और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, एल्बम कंट्रोलर डॉट php। यही नाम हमने दिया था मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट php में। सेव करेंगे इसको, और इसके अंदर अब नेम स्पेस एल्बम स्लैश कंट्रोलर है, क्योंकि हमने कंट्रोलर नाम रखा है ना, तो एल्बम कंट्रोलर, राइट। ये हमारे पास होगी नेम स्पेस। अब क्लास एल्बम कंट्रोलर एक्सटेंड्स। अब हमने इसको एक्सटेंड करना है किससे? इसके लिए हमारे पास इन्वोकेबल एक्शनेबल जो हमारे पास एक इंटरफेस है, उसको हमने इसके थ्रू इन्वोक करना है। तो वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कंट्रोलर। ये हमने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कंट्रोलर। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ये लेमिनस एमवीसी कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कंट्रोलर से हमने इसको डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर। इसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे इंडेक्स, और इसके साथ लिखेंगे एक्शन। इंडेक्स जो पार्ट है ये बेसिकली आपका व्यू का नेम होगा, इंडेक्स डॉट PHTML। तो ये पैटर्न होता है लेमिनास के अंदर या विज़न फ्रेमवर्क 3 के अंदर कि हम इसको एज एन एक्शन मेंशन करते हैं, और जो इंडेक्स जो पहला पैटर्न होता है वो आपका व्यू होता है। सो इंडेक्स डॉट PHTML फाइल को लोड करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न न्यू व्यू मॉडल, अब ये जो व्यू मॉडल है इसको भी हमें इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं F5 लिखता हूँ, तो ये हमें 3-4 ऑप्शन देगा। इसमें लेमिनास व्यू मॉडल है, ये वाला, इसको यहाँ से हमने यूज़ करना है। सो ये हमारे पास एक एक्शन क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम 3 एक्शन और ऐड करेंगे। सो पब्लिक फंक्शन ऐड एक्शन, इसके अंदर भी सिंपली हम लिखेंगे रिटर्न न्यू व्यू मॉडल। फिर हम क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन एडिट एक्शन, रिटर्न न्यू व्यू मॉडल। फिर हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन डिलीट, थिंक फंक्शन के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, डिलीट एक्शन रिटर्न न्यू व्यू मॉडल। तो ये हमने मॉडल कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। अब हम आएंगे अपने, मैं एप्लीकेशन वाले को कंट्रोल करता हूँ। यहाँ पर एल्बम व्यू के अंदर जो हमारा एल्बम वाला मॉड्यूल है उसके व्यू के अंदर एल्बम फोल्डर के अंदर एल्बम में आऊँगा और न्यू फाइल क्रिएट करूँगा index.html। सिंपल सेव करेंगे इसको, और इसके अंदर सिंपली मैं लिख दूंगा, बल्कि PHP भी लिखने की जरूरत नहीं, H1 वेलकम टू इंडेक्स। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगा add.phtml, और इसमें लिख दूंगा H1 में ऐड। सिंपल। फिर मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करूंगा edit.phtml, सेव किया, और इसमें H1 में लिख दिया एडिट, सेव किया इसको भी। फिर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे delete.phtml, सेव किया, और इसमें लिख दिया H1 डिलीट। तो ये हमने व्यूज़ क्रिएट कर लिए। तो काफ़ी सारी फाइलें ओपन हो चुकी हैं। मैं इनको क्लोज करता हूँ ताकि जो ज़रूरत होगी सिर्फ उसी को हम ओपन करेंगे। ओके हो गया। अब हमने इसके व्यूज़ भी क्रिएट कर लिए, हमारी एप्लीकेशन भी रजिस्टर हो चुकी है और हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें हमने डिफ़ाइन करना है राउट्स को। सो कंट्रोलर्स हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक ही कंट्रोलर है। अब मैंने चूँकि वो क्रिएट कर दिया तो यहाँ पर मैं F5 प्रेस करके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा कंट्रोलर वर्ड है ये यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। सेम। अब इसके अंदर हमने राउट्स क्रिएट करने, तो राउट्स के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो राउटर है। अच्छा, ये जो मैं लेफ्ट साइड पर लिख रहा हूँ ये वाले, ये प्री डिफाइंड है इन लेमिना, सो यही वर्ड होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर राउटर के अंदर हम डिफाइन करते हैं राउट्स इस तरीके से, और राउट्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं अपने राउट्स को। सो हमारा जो राउट का नाम होगा एल्बम, जिसको हम व्यूज़ में एक्सेस करेंगे, और इस एल्बम के राउट के अंदर यहाँ पर कॉमा लाजमी लगाइएगा।
एल्बम के अंदर हम टाइप जो इसकी राउट की जो टाइप डिफाइन करेंगे वो है सेगमेंट कॉलन कॉलन क्लास। अच्छा, दो तरह की हमारे पास जो राउट की टाइप्स होती हैं, एक सेगमेंट होती है और एक लिटरल होती है। सेगमेंट में हम डायनामिक पैरामीटर दे सकते हैं और जो लिटरल होता है उसमें हम लिटरल मतलब जो स्टैटिक पेजेस होते हैं ना, जैसे एप्लीकेशन हमारी है, अगर आप एप्लीकेशन वाले में आएंगे इसमें मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट पीएचपी में, तो उसमें आपको राउटर की जो कन्फिग्रेशन मिलेगी वो सेगमेंट और लिटरल दोनों के साथ मिलेगी, वो वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी होता है और एक आप खुद सेट करते हैं। तो यहाँ इस ऑप्शन के अंदर ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले हम देंगे राउट। राउट में अब हम बताएंगे हमारा एक्चुअल राउट क्या है। सो हम कहेंगे कि जब स्लैश एल्बम पर जाओ और उसके बाद स्लैश कॉलन कोई भी एक्शन दो और उस एक्शन के अंदर हम कोई भी स्लैश कॉलन आईडी पास करें, ठीक है, ये हमारे पास इसका एक्शनेबल राउट बन गया। सो आईडी, तो इसका मतलब है कि एल्बम में हम जाएं, ये एक लिटरल है। उसके बाद स्लैश डॉलर कॉलन एक्शन का मतलब है ये कुछ भी एक्शन हो सकता है, इंडेक्स एक्शन, ऐड एक्शन, जो भी एक्शन हो उसको, और उसके अंदर अगर उसमें हमने आईडी दी है तो वो फिर उसको कॉल कर लो, उसके स्पेसिफिकली राउट को कॉल करेगा वो ऑटोमेटिकली। सो उसके बाद हमने यहाँ पर इसके कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स देनी है। सो ये जो वर्ड्स हैं कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह ये सेम आपने ऐसे ही लिखने हैं। अब कॉन्स्ट्रेंट्स में हम देंगे एक्शन। एक्शन में हम बताएंगे कि एक्शन हमारा जो है उसमें कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं। एक रेग एक्स देंगे, हम बता रहे हैं सो स्मॉल लेटर ए टू जी, कैपिटल लेटर ए टू जी हो सकता है उसमें, या फिर उसमें ए टू जी स्मॉल, ए टू जी कैपिटल, इसके अलावा 0 से लेकर 9 तक, और अंडरस्कोर डैश वगैरह शामिल हो सकती है उसमें, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। दैट इज विल बी दैन एन एक्शन, मतलब जो भी एक्शन नेम है वो ये पैटर्न को, इस पैटर्न को फॉलो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमने बताना है उसको आईडी, जो पैरामीटर जो ये वाला एक्शन है इसका ये हो गए आई मीन रेगेक्स, और इस आईडी की रेगेक्स क्या होगी वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बताएंगे उसको कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 10 जितने भी लेंथ हो सकती है इसकी। तो ये हमने इसके डिफाइन कर दिया इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अलावा इसमें इस कंस्ट्रेंट्स के अलावा कुछ इसकी डिफ़ॉल्ट्स भी होते हैं। सो डिफ़ॉल्ट्स में हम की में पास करेंगे कि डिफ़ॉल्ट में कंट्रोलर कौन सा एग्जीक्यूट करना है। जब कंट्रोलर हो एल्बम कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और उसका एक्शन जो आपने रन करना है वो इंडेक्स है। मतलब हमने ये जो कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स एक्शन लिखा था ना, तो ये एक्शन के पैटर्न की मदद से हमें पता चल जाएगा इसको लेमिनास को कि इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हमने रन करना है, इंडेक्स एक्शन को रन करना है। सो एक्शन इंडेक्स मीन इंडेक्स एक्शन। सो ये लिटरली इस तरीके से इसको कॉल करेगा, ये इंडेक्स एक्शन। तो हमने, अगर आपको याद हो अभी कंट्रोलर क्रिएट किया था तो उसमें इंडेक्स एक्शन इसी तरीके से लिखा था। तो ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। तो ये हमारे इसकी राउट्स की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो ये सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब इसको हम टेस्ट करते हैं ब्राउज़र में कि क्या हमारी एप्लीकेशन रन होती है। तो ब्राउज़र में मैं ओपन करता हूँ इसको, यहाँ पर ये हमारे पास सर्वर आई थिंक स्टॉप हो चुका है। अच्छा, ये जो सर्वर रन होता है ना, ये 30 सेकंड बाद जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप 30 सेकंड तक इसको यूज़ नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, तो आपको इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अगर कोई एरर वगैरह हुआ तो ये कह रहा है वार्निंग मॉड्यूल एल्बम सोर्स फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल डायरेक्टरी एल्बम src मॉड्यूल डॉट php ऑनलाइन नंबर 10, ठीक है। वो ये कह रहा है कि आपने ये जो मॉड्यूल डॉट php क्रिएट किया इसके अंदर आपने लिखा है रिटर्न इंक्लूड डर डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश कन्फिग मॉड्यूल डॉट कन्फिग डॉट php। तो ये कह रहा है, ओके मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है इसके, ये मॉड्यूल स्पेलिंग MODUL ये स्पेलिंग है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, ये ध्यान में रखने देख लीजिएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पर
इसको दोबारा से ओपन करते हैं, रीलोड करते हैं। सो देयर यू गो, हमारी एप्लीकेशन वापस आ गई। अब मैं अगर स्लैश एल्बम लिखता हूँ, सो यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि A404 error occurred, पेज नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड URL नॉट मैच्ड बाय राउटिंग, नो एक्सेप्शन अवेलेबल। मतलब वो हमें ये बता रहा है कि आपने जो राउटिंग कॉन्फ़िगर किया वो अवेलेबल नहीं है, तो इसको दोबारा से सेटअप करो। तो चलिए देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हुई है ये। वापस आते हैं, इसके अंदर एल्बम है, इसमें भी एल्बम है, सेगमेंट क्लास है, एल्बम एक्शन है, ठीक है। अगर मैं वापस आता हूँ, डिफ़ॉल्ट में हमने इसको इंडेक्स दिया, तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर के अंदर, एल्बम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स एक्शन तो डिफाइन है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई इशू नहीं है, तो फिर ये क्यों ओपन नहीं हो रहा? लेट्स सी, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन इसी में इशू है, ये वाले। तो माइट भी हमने कोई राउटर, राउट्स, एल्बम टाइप, ऑप्शंस, राउट स्लैश एल्बम एक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स एक्शन, एंड दिस वन इज ओके, ओके, एल्बम कंट्रोलर क्लास एक्शन इंडेक्स, तो ये तो ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्लास को ओपन करना चाहिए, ये क्यों नहीं इसको ओपन कर रहा? लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पर स्लैश ऐड लिखता हूँ, नहीं ओपन कर रहा। एक दफ़ा ना इसको, ये कह रहा है कि यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक दफ़ा फिर डंप करता हूँ और फिर दोबारा सर्व करता हूँ। अब वापस ब्राउज़र में आते हैं और इसको मैं लोकल होस्ट एल्बम, सो 404 एरर अकर्ड कह रहा है कि ये कह रहा है कि रिक्वेस्टेड URL नॉट फाउंड इन द राउटिंग। सो एल्बम, ओके ओके, सॉरी मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर एल्बम के बाद आपने स्लैश नहीं लगाना, ठीक है, ये मिस्टेक थी मेरी। अब आई एम श्योर अब जो है हमारी एप्लीकेशन सही काम करेगी। लेट्स सी। तो देयर यू गो, वेलकम टू इंडेक्स। फिर हम यहाँ पर एल्बम में स्लैश ऐड अगर लिखेंगे तो ऐड वाले राउट पे चला गया, एडिट लिखेंगे एडिट वाले राउट पे चला गया, और डिलीट लिखेंगे तो डिलीट वाले राउट पे आ गया। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो अब हम डेटाबेस पे बात करते हैं कि डेटाबेस को किस तरीके से यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस के लिए SQL Pro को, और SQL Pro को MySQL के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। सो इसके अंदर मैंने डेटाबेस को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ओपन है SQL Pro, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस इसकी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है DB Laminas के नाम से, और इसके अंदर एक एल्बम्स का मैंने टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर कुछ डमी डाटा मैंने ऐड किया विद ID, आर्टिस्ट एंड इस टाइटल उसके कॉलम स्ट्रक्चर है। ये उसका स्ट्रक्चर है। ID प्राइमरी की है, इंटीजर टाइप है उसकी, और अनसाइंड है और ऑटो इंक्रीमेंट है, जबकि आर्टिस्ट जो है varchar है और टाइटल भी varchar है, और अलाउ नल इसमें मैंने नहीं रखा हुआ। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लीजिएगा यूजिंग एनी PHP माई एडमिन या SQL Pro, या जो भी आप इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लेमिनास के अंदर जो माइग्रेशंस वाला फीचर है जिस तरीके से कोड इग्नाइटर में या लारावल में मौजूद है, इस तरीके का इसमें मौजूद नहीं है। लेमिनास में हमें मस्ट जो है वो मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। तो ये हमने मैनुअली क्रिएट कर लिया, इसमें कुछ डमी डाटा भी ऐड कर दिया ताकि हमारा जो एल्बम का रूट फोल्डर है उसमें ये हमें नज़र आए तो पता चले कि वाकई डाटा से डेटाबेस से डाटा आ रहा है। तो ये आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद हमने इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। सो डेटाबेस से कनेक्ट करने के 3 हमारे पास तरीके हैं। यहाँ पर मैं सबलाइन में आता हूँ। पहला तरीका है कि आप इसको मॉड्यूल बेस पे कर सकते हैं, मतलब चाहे तो एल्बम मॉड्यूल में अगर आप सिर्फ डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर इसको कन्फिगर कर सकते हैं, एप्लीकेशन में कन्फिगर कर सकते हैं, या फिर आप इसको कन्फिग फोल्डर के अंदर यहाँ पर इसको कहीं पर भी किसी भी, मतलब जैसे डेवलपमेंट कन्फिग ऑटो लोड में भी आप ऑटो लोड में कर सकते हैं ताकि ये
ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये लोड हो जाए। तो इसके लिए दो हमारे पास फाइल्स होती हैं, ग्लोबल डॉट पी एच पी, सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइड, यू कैन यूज दिस फाइल फॉर ओवरराइडिंग कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज फ्रॉम मॉड्यूल एटसेट्रा। यू वुड प्लेस वैल्यू इन हियर दैट आर एग्नोस्टिक टू द एनवायरनमेंट एंड नॉट सेंसिटिव। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आप वो वाली कॉन्फ़िगरेशन ऐड करें जो कि सिक्योर सेंसिटिव ना हो, मतलब जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह ना हो। अगर आपने कोई ऐसा डाटा ऐड करना है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह हो, जैसे MySQL केस में हमने करना है, तो इसके लिए वो कह रहा है कि लोकल डॉट PHP को यूज़ करो। तो यहाँ पर लोकल डॉट PHP को मैं रीनेम कर लेता हूँ, डॉट डिस्ट से डॉट PHP कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे इसको क्रिएट करना है डाटाबेस को, सॉरी कनेक्ट करना है MySQL से। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले DB और DB एरे पास करेंगे, और इस DB एरे के अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी ड्राइवर। ड्राइवर कौन से हम यूज़ कर रहे हैं, हम PDO यूज़ कर रहे हैं, PDO यूज़ करेंगे। उसके बाद इसका DSN क्या होता है, जो PDO को सेट करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं MySQL, फिर होस्ट इज इक्वल टू जो भी आपका होस्ट है लोकल होस्ट, फिर उसके बाद DB नेम इज इक्वल टू DB लेमिनास मैंने नाम रखा है, तो ये देंगे। उसके बाद इसका यूज़र नेम देंगे, तो मेरे केस में रूट है और पासवर्ड एम्प्टी है। तो दैट्स इट। आपने यही, इसमें कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, हमें उन ऑप्शंस की अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब 4 सेट क्या है, UTF-8 है, यहाँ पर आप दे सकते हैं 4 सेट इज इक्वल टू UTF-8। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई। मेक श्योर कीजिए आपका MySQL जो है वो रन हो रहा हो, तो ये कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें एक मॉडल क्रिएट करना है। सो मॉडल हम क्रिएट करेंगे मॉड्यूल के अंदर, सोर्स SRC के अंदर, मॉडल के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे album.php। अब आप सोच रहे होंगे कि ये album.php एल्बम फोल्डर के नाम से मैच कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम मॉड्यूल्स में मॉडल्स फॉर्म्स वगैरह का नेम इसी तरीके से रखते हैं। अब ये एल्बम जो है ये बेसिकली आपकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि मॉडल की है। तो इसमें आपने सबसे पहले नेम स्पेस देनी है। सो नेम स्पेस हमारे पास है album/model, क्योंकि ये मॉडल फोल्डर के अंदर है। उसके बाद क्लास क्रिएट करेंगे आप एल्बम, और इसको किसी से भी अभी फ़िलहाल एक्सटेंड करने की या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़, पब्लिक ID, पब्लिक आर्टिस्ट, पब्लिक और टाइटल। इसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन हम ऐड करेंगे, पब्लिक फंक्शन एक्सचेंज एरे। ये ध्यान में रखिएगा, इसका नेम यही होगा, उसकी टाइप एरे होगी और उसके अंदर डाटा हम पास करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्यों हम एक्सचेंज एरे मेथड यूज़ कर रहे हैं, जबकि हम इसको ना ही किसी फाइल से एक्सटेंड कर रहे हैं, ना ही इस पर कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम इसको इंजेक्ट करेंगे एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होगी, उसको रिक्वायर्ड होगा ये एक्सचेंज एरे का। इसके अलावा हम आगे चल के इस पर इंटरफेस भी इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर दिस ID के अंदर हम सेव करेंगे कि अगर तो एम्प्टी नहीं है डाटा इनटू ID, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क के साथ हम इफ नॉट एम्प्टी क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन मार्क वाला भी यूज़ कर सकते हैं, डाटा इनटू ID, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं हम डबल, जो PHP 7 के अंदर हमारे पास है। ये तो PHP 7 का फीचर है ना, टर्नरी ऑपरेटर, कि अगर नॉट एम्प्टी है तो डाटा ID को मूव कर दो, अदरवाइज नल इसको मूव कर दो। तो मैंने PHP 7.4 की जो फीचर्स थे उसमें मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कोहेसिव ऑपरेटर की, कि उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सो आर्टिस्ट, और यहाँ पर आर्टिस्ट आ जाएगा, इसी तरीके से टाइटल है, और यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ जाएगा। सो ये अभी फ़िलहाल इसकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है मॉडल फाइल की। नेक्स्ट हमने टेबल को क्रिएट करना है, एल्बम टेबल को, ताकि हम उसमें फिर मॉडल को इंजेक्ट करके उससे जो भी हमने डाटा वगैरह फेच करना है हम वो फेच कर सकें। तो इसी मॉडल के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे album table.php के नाम से।
आपने जस्ट इस पैटर्न को फॉलो करते जाना है और इसकी मदद से आप अपने मॉड्यूल्स जो हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट कर सकेंगे। हाँ, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पर आप कुछ और फंक्शनैलिटी CRUD से हट के कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको माइट भी डिफरेंट मॉड्यूल यूज़ करना पड़े। सो ये इसका नेम स्पेस भी मॉडल में, ये नेम स्पेस मॉडल है। सो क्लास एल्बम टेबल, इसको भी फिलहाल हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। और इसके अंदर हमें सबसे पहले चाहिए होगा टेबल गेटवे। गेटवे हमारे पास एक इंटरफेस है लेमिनास के अंदर, जिसको हम कंस्ट्रक्ट के अंदर इंजेक्ट करेंगे। सो कंस्ट्रक्ट टेबल गेटवे इंटरफेस, और इसको नाम हम देंगे टेबल गेटवे, सिंपल इस तरीके से। और यहाँ पर फिर लिख देंगे दिस टेबल गेटवे इज इक्वल टू टेबल गेटवे, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर F5 प्रेस करके। तो यहाँ पर हमने यूज लेमिनास DB टेबल गेटवे इंटरफेस को इंपोर्ट कर लिया सक्सेसफुली। तो इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ फंक्शन चाहिए होंगे। सबसे पहला हमें पब्लिक फंक्शन फेच ऑल रिकॉर्ड। सो सिंपली हम लिखेंगे दिस टेबल गेटवे सिलेक्ट। सो ये ऑटोमेटिकली तमाम कॉलम्स हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन गेट एल्बम सिंगल रिकॉर्ड। इसमें हम आईडी पास करेंगे और सबसे पहले आईडी को टाइप कास्ट करेंगे इंट में, ताकि हमें श्योर हो जाए कि हमें जो रिटर्न हो रही है वो आईडी ही रिटर्न हो रही है। इसके बाद हम क्यूरी रन करेंगे और इसको एक वेरिएबल में, जैसे फॉर्म सेट वेरिएबल है उसमें इसको सेव करेंगे। सो दिस टेबल गेटवे, इससे मुराद ये वाला टेबल गेटवे है, और सिलेक्ट, और इसके बाद इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे ये वाला। सो अगर तो हमें ये रिटर्न करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कोई रो रिटर्न रो इज इक्वल टू फॉर्म सेट करंट, जो भी करंट रिकॉर्ड इसमें आया वो यहाँ पर हमें रिटर्न कर देगा रो में। सो अब हम इसको बता रहे हैं कि अगर रो रिटर्न नहीं होती तो एक न्यू एक्सेप्शन थ्रो करो। सो थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। अब रन टाइम एक्सेप्शन को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैं इस तरीके से इसको इंपोर्ट करता हूँ, यूज रन टाइम एक्सेप्शन, सिंपल, पाथ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है हमें। सो यहाँ पर हमारे पास मैसेज कोड और प्रीवियस है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे printf s printf string printf और couldn't find the record with id, और यहाँ पर %d और इसके बाद कॉमा और id। तो बेसिकली हमने उसको बताया कि भाई हम इस id के थ्रू कोई रिकॉर्ड फाइंड नहीं कर सके। सो दैट्स इट। अदरवाइज अगर तो ये इफ रिकॉर्ड काम नहीं करता, थ्रो नहीं करता रन टाइम एक्सेप्शन, तो रिटर्न कर दे रो को, तो इट मीन देयर इज सम रिकॉर्ड, और वो इसको रिटर्न कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेव और डिलीट का। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। पब्लिक फंक्शन सेव एल्बम, जब हम एल्बम को सेव करना चाह रहे हैं तो उसे डेफिनेटली हमें रिकॉर्ड डाटा चाहिए। तो डाटा के अंदर अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आऊँ। सो सेव एल्बम में हमें डाटा चाहिए, और सबसे पहले सॉरी नॉट डाटा, हमें एल्बम से डाटा चाहिए। तो यहाँ पर हम एल्बम को इंजेक्ट करेंगे। सो उसको फिर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। अब ये एल्बम जो है बेसिकली मॉडल है एल्बम। F5 प्रेस करके इसको इंपोर्ट कर लिया, यूज एल्बम मॉडल एल्बम। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली एक डाटा का वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम सेव करेंगे आर्टिस्ट, जो कि आएगा एल्बम आर्टिस्ट से, और दूसरा जो होगा टाइटल होगा, जो कि एल्बम टाइटल से आ जाएगा। ये हमारे पास डाटा आया। फिर हम यहाँ पर लेंगे आईडी इज इक्वल टू इंट एल्बम आईडी। अब ये जो हमने किया काम, ये आईडी वाला, ये हमने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए लिया कि अगर तो उसके साथ आईडी आ रही है तो इट मीन्स वी वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ आईडी इज इक्वल टू 0
तो क्या करो, एल्स क्या करो। सो अगर तो आईडी 0 है तो दैट मीन्स वी आर सिंपली, बल्कि यहाँ पर एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे इफ आईडी इज इक्वल टू 0 देन दिस टेबल गेटवे इंसर्ट डाटा। तो इट मीन्स वी आर क्रिएटिंग डाटा और यहाँ से वो वापस रिटर्न हो जाए, सिंपली रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बाद रिटर्न हो जाए। अगर तो आईडी 0 नहीं है तो ट्राई करो दिस गेट एल्बम, इसी फंक्शन में से आई मीन टू से इसी मॉडल में से इस मेथड को कॉल करो दिस गेट एल्बम और इसको वो आईडी पास कर दो। तो अगर तो वो आईडी रिटर्न हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज कैच करो रन टाइम एक्सेप्शन को, रन टाइम एक्सेप्शन ई, जो भी आप नाम देना चाहें इसको। तो यहाँ पर अगेन वही थ्रो कर दो एक्सेप्शन, इसको मैं दोबारा कॉपी कर देता हूँ। सो couldn't find, cannot update, cannot update, cannot update the record with ID, और जो भी ID आपने उसको पास की है, दैट्स इट। उसके बाद लास्ट में हम इसको सिंपली रिटर्न कर देंगे, सॉरी अपडेट कर देंगे। अगर रिकॉर्ड ट्राई कैच के बाद रिकॉर्ड फाइंड हो जाते ट्राई के बाद तो क्या करो दिस टेबल गेटवे अपडेट कर दो डाटा को और उसको आईडी पास करके, सिंपल। तो ये हमने एक लॉजिक लगाई है कि सबसे पहले डाटा को हमने फेच किया, फिर हमने आईडी को देखा, अगर इसमें आईडी 0 है, अवेलेबल नहीं है, फॉल्स है, सो ट्राई करो, फिर उसको इंसर्ट करो रिकॉर्ड को और रिटर्न कर दो, रिटर्न हो जाओ यहीं से वापस, ओके। एंड अदरवाइज ट्राई करो और अगर रिकॉर्ड फाइंड हो जाता है तो दिस अपडेट कर दो रिकॉर्ड को सिंपली एंड देन रिटर्न क्लोज दिस एक्शन। अब लास्ट में हम क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन डिलीट, सॉरी मैंने ऑलरेडी, सॉरी हाँ इसमें नहीं क्रिएट किया ना, पब्लिक फंक्शन डिलीट एल्बम, नॉट एक्शन, एल्बम, और इसको हम आईडी पास करेंगे और सिंपली दिस टेबल गेटवे डिलीट आईडी, टाइप कास्ट करना जरूरी है आईडी। सो ये हमने इसको सिंपली हमने एल्बम मॉडल और एल्बम टेबल की लॉजिक मॉडल के अंदर क्रिएट कर दी। ये एक बेसिकली हमारा मॉडल जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें हम रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, सिंगल रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को। तो अब हम जो लेमिनास का सर्विस मैनेजर है उसको यूज़ करते हुए हम कॉन्फ़िगर करेंगे गेटवे को और एल्बम टेबल को यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मॉडल्स के थ्रू फैच हो, ना कि नॉर्मली। अगर हम इसको नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते एल्बम कंट्रोलर के अंदर तो इसको यूज़ करने के लिए हमें एक सर्विस मैनेजर को यूज़ करना होगा, और सर्विस मैनेजर के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने module.php फाइल के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर एक न्यू हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा जो कि होगा पब्लिक फंक्शन गेट सर्विस कन्फिग। सर्विस कन्फिग बेसिकली सर्विस कन्फिग्रेशन के लिए, जिसमें हम रिटर्न करेंगे सिंपल वही फार्मूला है एरे का, जिसमें हम फैक्ट्री डिफाइन करेंगे। सो फैक्ट्रीज हम डिफाइन करेंगे। फैक्ट्रीज में हमें सबसे पहले पास करना होगा एल्बम टेबल क्लास एज अ की, एल्बम टेबल क्लास, और इसके बाद हम इसको एनोनिमस फंक्शन के साथ, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर F5 प्रेस करके एल्बम टेबल आ गया। तो यहाँ पर अब हम एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करेंगे विद पैरामीटर कंटेनर। तो इसके अंदर हमारे पास कंटेनर आएगा ऑटोमेटिकली। फैक्ट्रीज जो है, ये जो हमने फैक्ट्रीज कीवर्ड यूज़ किया ना, कि ये बेसिकली ऑटोमेटिकली ये काम परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर हम टेबल गेटवे को इक्वल टू कंटेनर गेट, अब यहाँ पर एक लॉजिक है मैं जो ऐड कर रहा हूँ, एल्बम टेबल गेटवे कॉलन कॉलन क्लास। अब ये जो मैंने क्लास ऐड किया, बेसिकली हमने ये क्लास क्रिएट नहीं की और ना ही हमें ज़रूरत है क्लास को क्रिएट करने की। सो सिंपली हम रिटर्न करेंगे न्यू एल्बम टेबल और टेबल गेटवे।
अब ये बेसिकली गेटवे इसलिए होता है कि हम एक कस्टम गेटवे क्रिएट करें। अगर जैसे हमने ये जो इंजेक्ट किया था अपने मॉडल के अंदर, एल्बम टेबल के अंदर गेटवे को इंजेक्ट किया था, ये वाला टेबल गेटवे इंटरफेस, तो ये बेसिकली इसी इंटरफेस को यूज करेगा और ऑटोमेटिकली इसको कंस्ट्रक्ट करके दे देगा। हमें यहाँ पर यहाँ पर इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पैरामीटर पास करना है वो है एल्बम टेबल गेटवे को डिफाइन करना है। इसको एल्बम मॉडल के अंदर एल्बम टेबल गेटवे क्लास, और ये क्या करेगा जब ये पास करेंगे, हमने इसको यहाँ पर डिफाइन किया फंक्शन कंटेनर, और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले डीबी अडाप्टर लेंगे इज इक्वल टू कंटेनर गेट अडाप्टर इंटरफेस कॉलन कॉलन क्लास। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अडाप्टर इंटरफेस कहाँ से आपने इंपोर्ट करना है। अब अडाप्टर इंटरफेस जो हम इंपोर्ट करेंगे लेमिनास डीबी अडाप्टर से करेंगे। लेमिनास डीबी अडाप्टर इंटरफेस, दैट्स इट। हमने उसको इंपोर्ट कर लिया सक्सेसफुली। तो इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे वो है रिजल्ट सेट प्रोटोटाइप। ये जस्ट वेरिएबल है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू रिजल्ट सेट। अगेन इस रिजल्ट सेट चूंकि ये क्लास है इसको भी इंपोर्ट कर लिया हमने, तो इंपोर्ट कर रहे हैं F5 से। उसके बाद रिजल्ट सेट प्रोटोटाइप को हम सेट करेंगे एरे ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप पे, और इसमें हम न्यू एल्बम पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बता दिया कि हमें जो रिटर्न करना है इसमें वो एरे या ऑब्जेक्ट टाइप में रिटर्न करना है रिजल्ट को। तो ये हमने इसका रिजल्ट सेट क्रिएट किया यहाँ पर। अगर आपने मेरी जेन फ्रेमवर्क 3 की सीरीज देखी हो तो उसमें मैंने ये रिजल्ट सेट को डायरेक्टली यूज किया था इनसाइड कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम इसको सर्विस मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं। सो दैट इज द प्रॉपर वे टू हैंडल ऑल द सर्विसेज। उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे न्यू टेबल गेटवे, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन। सो यहाँ पर हम नेम देंगे एल्बम्स, जो हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है अपने डेटाबेस के अंदर, जो भी नेम आपने दिया है वो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसको बताएंगे कौन सा डीबी अडाप्टर हम यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर होगा इसका नल, और उसके बाद इसका प्रोटोटाइप रिजल्ट सेट प्रोटोटाइप, ये हम इसको पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मॉडल एल्बम गेटवे एल्बम टेबल गेटवे क्लास को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। हम इसको सेपरेट भी क्रिएट कर सकते थे और सेम इसी तरीके से फिर ये होना था कि हमें इनको वहां पर इंपोर्ट करना पड़ना था। ओके, यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से ऐड नहीं किया। सो दैट्स इट, ये हमारा क्रिएट हो गया सर्विस मैनेजर। अब इसको क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट हमने इसको मेक श्योर करना है कि हमारे जो कन्फिग है, जो ग्लोबल कन्फिग है, उसके अंदर हमारे पास डेवलपमेंट जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो बेसिकली ऐड होते हैं इसमें, किसमें थे, मॉड्यूल्स डॉट कन्फिग में। ये जो हमारे पास लेमिनस डीबी, लेमिनस फॉर्म, लेमिनस हाइड्रेटर, इनपुट फिल्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सो इसके बाद हमारा जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने अपने जो सर्विस मैनेजर है वो क्रिएट कर लिया। अब हम वापस आते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ और इस सर्विस मैनेजर को यूज करना है अब हमने। तो सर्विस मैनेजर को यूज करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक प्राइवेट वेरिएबल टेबल के नाम से क्रिएट करेंगे, फिर पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और इसके अंदर अब हम एल्बम टेबल को पास करेंगे और इसको टेबल पास करेंगे, और दिस टेबल इज इक्वल टू टेबल। अब ये जो काम हुआ है ये बेसिकली आपकी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है ना, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन ने अब हमें एनेबल कर दिया कि अब हम इस एल्बम टेबल को यहाँ पर सक्सेसफुली इंजेक्ट कर सकते हैं। सो ये इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया और सिंपली हमने यहाँ पर टेबल लिख दिया। उसके बाद हम आएंगे वापस
कॉन्फ़िग प्रोवाइडर में मॉड्यूल में वापस आएंगे, मॉड्यूल डॉट php के अंदर, और मॉड्यूल इंप्लीमेंट के अंदर यहाँ पर गेट सर्विस में हम एक और सर्विस ऐड करेंगे, वो है पब्लिक फंक्शन गेट कंट्रोलर कॉन्फ़िग। अब कंट्रोलर हमने सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन की और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन की, उसके बाद हम कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पर। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने क्या करना है, ऐड, सिंपली हमने रिटर्न करना है एरे को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करेंगे फैक्ट्रीज, जैसे हमने सर्विस में किया था, और इसमें हम उसको बताएंगे कि हम यूज कर रहे हैं किस कंट्रोलर को। यहाँ पर फैक्ट्रीज के अंदर एल्बम कंट्रोलर कॉलन क्लास को, और इसके बाद हम इसको प्रोवाइड करेंगे एनोनिमस फंक्शन जिसमें हम कंटेनर पास करेंगे, और इसमें करेंगे रिटर्न न्यू एल्बम कंट्रोलर, और इस एल्बम कंट्रोलर के अंदर हम पास करेंगे कंटेनर गेट एल्बम टेबल क्लास। सो ये बेसिकली हमने क्या किया कि हमने शॉर्ट फॉर्म में इस एल्बम कंट्रोलर के अंदर कंटेनर गेट से करके एल्बम टेबल क्लास को गेट किया, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया। ये हमने जो डिफाइन किया सर्विस में, इसको अब हमने यहाँ पर, क्योंकि कंस्ट्रक्ट मेथड, ये जो कंस्ट्रक्ट मेथड है, सॉरी नॉट दिस वन, कंट्रोलर का जो ये वाला, ये जो एल्बम टेबल हम यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस मॉडल को, एल्बम कंट्रोलर को इनिशियलाइज करने के लिए हमें इस कंस्ट्रक्ट को टेबल पास करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर की है इसके अंदर गेट कंट्रोलर कॉन्फ़िग में। तो यहाँ पर ये गेट कंट्रोलर कॉन्फ़िग, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिए गेट कंट्रोलर कॉन्फ़िग बेसिकली कंट्रोलर प्रोवाइडर इंटरफेस के अंदर मौजूद है हमारे पास। तो ये भी चूंकि सेम नेम स्पेस में है, तो इसलिए हमें यहाँ पर अलग से इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एल्बम कंट्रोलर को भी इंपोर्ट कर लिया, एल्बम टेबल को भी इंपोर्ट कर लिया। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने आना है वापस अपने मॉड्यूल कंट्रोलर्स के अंदर, जहां पर हमने आने कॉन्फ़िग के अंदर, और यहाँ पर जो हमने ऐड किया था कंट्रोलर फैक्ट्रीज, ये वाला जो है ये पोर्शन। अब चूंकि हमने इन्वोकेबल क्लास की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, अब हमने उसको अलग से डिफाइन कर दिया, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको अब डिफाइन कर लिया अपने मॉड्यूल डॉट php के अंदर विद गेट कंट्रोलर कॉन्फ़िग के साथ। तो फिर हमें मॉड्यूल डॉट कॉन्फ़िग के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल हमें राउटर और व्यू मैनेजर की ज़रूरत है। सो अब हम आते हैं अपने वापस कंट्रोलर में, और यहाँ पर इंडेक्स को करते हैं चेंज थोड़ा सा। तो यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, बल्कि मैं डायरेक्ट यहीं पर कर देता हूँ इसको ऐड रिटर्न, यहाँ पर हम लिखेंगे एरे पास करेंगे इसको। सो एरे के अंदर हम लिखेंगे एल्बम्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस टेबल फेच ऑल, मतलब कि अब हम तमाम रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं फ्रॉम डेटाबेस। तो इसको किसी तरीके से भी आप, जिस तरीके से भी आपको खूबसूरत लगे, आप उस तरीके से इसको डिजाइन कर लें। चाहे तो आप इसको एक ही लाइन में ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ पर हम एल्बम एरे को फेच कर रहे हैं फेच ऑल से। अब ये ऑटोमेटिकली जो एल्बम टेबल है, ये एल्बम टेबल जो हमने मॉडल के अंदर ये क्रिएट किया फेच ऑल, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा गेटवे को यूज करते हुए, और हमारे पास इसके अंदर रिकॉर्ड आ जाएगा एल्बम टेबल के अंदर। तो ये हमने एल्बम टेबल का फेच ऑल का रिकॉर्ड कर लिया। अब हम जाते हैं अपने इंडेक्स में। सो एल्बम के अंदर व्यूज के अंदर आएंगे हम, और इंडेक्स में PHTML फाइल के अंदर अब यहाँ पर हमने ऐड करना है कोड को। अब ये कोड मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, ताकि आप हमें ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको कोड को पेस्ट कर देता हूँ इंडेक्स के अंदर। तो ये बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि यहाँ पर एक टाइटल दे रहा हूँ, जो कि ऑटोमेटिकली लेआउट डॉट PHTML में चला जाएगा। हेड टाइटल दे रहा हूँ ताकि टाइटल टैग के अंदर ऐड हो जाए। फिर यहाँ पे H1 के अंदर लिख रहा हूँ इसका टाइटल, ये वाला जो टाइटल माई एल्बम है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पर मैं एक्शन ऐड कर रहा हूँ। फिर टेबल को यूज़ करते हुए, क्लास टेबल को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर हेडिंग ऐड की, उसके बाद उसके अंदर बॉडी ऐड की, जिसमें हमने एल्बम टाइटल फॉर ईच लूप लगाया, जो हमने एल्बम्स वाले वेरिएबल में, यहाँ पर एल्बम कंट्रोलर के अंदर ये जो एल्बम्स वाला वेरिएबल है, इसके अंदर से फॉर ईच लूप के थ्रू हमने रिकॉर्ड को टीडी के अंदर, टीआर के अंदर रिपीट किया और उसको डिस्प्ले किया। सेव करेंगे इसको। अब हम आते हैं अपने पास वापस ब्राउजर में यहाँ पर, और पहले मेक श्योर कीजिए सर्वर रन हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए सिम्फनी द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड टाइम और 300 सेकंड्स। तो 300 सेकंड के बाद ये क्लोज हो जाता है। तो इसको दोबारा रन करेंगे। वापस आए ब्राउजर में, इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर हमें एरर आ रहा है मॉड्यूल डॉट पी में लाइन नंबर 22 पे, मॉड्यूल डॉट पी में लाइन नंबर 21 22 फैक्ट्रीज। ओके, यहाँ पर मुझे सेमी कॉलन लगाना था, सॉरी, ठीक है। तो ये कह रहा है लाइन नंबर 40 पे भी नहीं मैंने लगाया मॉड्यूल, क्योंकि वो जो मैंने क्रिएट किए हैं 40, ये, हाँ सॉरी, यहाँ पर भी नहीं मैंने सेमी कॉलन लगाया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सर्विस मैनेजर एल्बम टेबल गेटवे, आर यू सर्टेन यू प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन, अनएबल टू रिजॉल्व एल्बम टेबल गेटवे। सो एल्बम मॉडल, एल्बम टेबल गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रूट पे आता हूँ, एल्बम, हाँ ये कह रहा है कि लेमिनास में सर्विस एक्सेप्शन नॉट फाउंड, सर्विस नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो सर्विस मैनेजर कह रहा है कि एल्बम के अंदर मॉडल एल्बम गेटवे टू अ फैक्ट्री, आर यू सर्टेन यू प्रोवाइडेड इट ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स सी, यहाँ पर हमने इसको एल्बम टेबल गेटवे की बात कर रहे हैं ना, एल्बम टेबल गेटवे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है, फंक्शन है, कंटेनर, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रोवाइड तो किया हुआ है फैक्ट्रीज के अंदर भी। लेट्स सी कि क्यों इशू कर रहा है इसको। फैक्ट्रीज, रिटर्न फैक्ट्रीज, ओके, आई थिंक मुझे आइडिया हो गया प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये जो हमारे पास है मॉडल, ये बेसिकली रिटर्न यहाँ पर सेपरेटली नहीं हो रहा, बल्कि विद इन दिस मॉडल के रिटर्न हो रहा है इस जगह पर। सो ये मॉडल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई थिंक इस तरीके से भी ये, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई थिंक दिस वाज द प्रॉब्लम, लेट्स सी। तो वो कह रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड मेथड सेट एरे ऑब्जेक्ट रिजल्ट सेट। एक मिनट, अगर मैं इसको इस तरीके से क्लास के फॉर्मेट में लिखता हूँ तो भी सेम ठीक है, इसका मसला नहीं है। इसको उस तरीके से रहने दें या उस तरीके से, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो यहाँ पर रिजल्ट सेट के अंदर न्यू रिजल्ट सेट हमने इंपोर्ट किया है। हाँ, इंपोर्ट तो किया हुआ है न्यू रिजल्ट सेट को हमने। db रिजल्ट luminous db रिजल्ट सेट, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड सेट एरे ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, स्पेलिंग गलत है आई थिंक। हाँ, यहाँ पर सेट एरे ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, आई थिंक अब स्पेलिंग ठीक है। तो अब ये कह रहा है क्लास एल्बम नॉट फाउंड ऑन लाइन नंबर 38, न्यू एल्बम, यूज एल्बम मॉडल एल्बम, नहीं मैंने इसको इंपोर्ट ही नहीं किया आई थिंक। अब ये इंपोर्ट हुआ यहाँ पर, ठीक हो गया। सेव करेंगे। सो अब कहीं पर मैंने करली ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया। सो एल्बम टेबल में, तो लेट्स सी, मॉड्यूल में जाते हैं, एल्बम टेबल में जाते हैं। यहाँ पर कहीं पर मैंने ये लाइन नंबर कौन सी है,
15 यप, यहाँ पर सेमी कॉलन ही लिखा है। रीलोड करते हैं तो अब ये कह रहा है अननोन 4 सेट। हाँ 4 सेट, इट मीन्स जो हमने कन्फिग्रेशन ऐड किया local.php में, इसमें आई थिंक UTF-8 इस तरीके से लिखते हैं ऐसे। अब हाँ अब ठीक हो गया। तो जैसे ही सारी सेटिंग ठीक हुई हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अब हम ऐड न्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो कोड है वो कॉपी करूंगा फ्रॉम द ट्यूटोरियल, मतलब जो ऑफिशियल ट्यूटोरियल है लेमिनास getLaminas.org पर, उसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पर, उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो अब हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड को ऐड करना है हमने डेटाबेस के अंदर। सो लिस्टिंग हमने कर ली, लिस्टिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्रिएट, अपडेट और डिलीट का। रीड का हमने कर लिया। तो अब सबसे पहले हम आएंगे फॉर्म्स के अंदर, एल्बम फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर मैं कुछ कोड कॉपी करूँगा, फिर उसको मैं उसे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो कॉपी कर लिया कोड को मैंने और यहाँ पर आया सबलाइन में, और मैं वापस आऊँगा एल्बम फॉर्म के अंदर, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा एल्बम form.php के नाम से। इसको सेव करूँगा और इसको मैं सेव करने के बाद इसके अंदर कोड को पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं PHP और इसके बाद नेम स्पेस होगी इसकी album/form, ये इसकी नेम स्पेस होगी। अब इसके अलावा इसमें अगर हम कोई यूज़ कर रहे हैं इसको, सॉरी पब्लिक फंक्शन, इसको क्लास भी हमने देनी थी एल्बम फॉर्म, और इसको एक्सटेंड करेंगे हम फॉर्म से। अब ये फॉर्म जो है लेमिनास का फॉर्म है जो हमने एज अ कंपोनेंट ऐड किया, सो लेमिनास फॉर्म, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और इस कोड को अब यहाँ से हमने कट करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। अब बेसिकली ये कोड करता क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले ये पेरेंट को कंस्ट्रक्ट करेगा और यहाँ पर एल्बम वी विल इग्नोर द नेम प्रोवाइडेड टू द कंस्ट्रक्टर। ये कह रहा है कि इसको इग्नोर कर दे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सर्विस कंटेनर में इसको मेंशन कर दिया कि ये एल्बम नहीं है एल्बम्स है, तो यहाँ से इसको एल्बम्स कर देंगे क्योंकि हमने टेबल का नाम एल्बम्स रखा है। फिर वो उसमें एक ऐड करेगा न्यू फील्ड फॉर्म के अंदर जिसका नेम होगा नेम, और आईडी उसका नेम होगा, वैल्यू उसकी आईडी होगी, टाइप उसकी हेडन होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्म जो हम ऐड कर रहे हैं उसका नेम होगा टाइटल, टाइप उसकी होगी टेक्स्ट, और ऑप्शंस के अंदर लेबल होगा उसका टाइटल, मतलब जो लेबल हम उसके अंदर ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमने आर्टिस्ट के लिए, मतलब जितनी भी आपकी फॉर्म्स की फील्ड्स हैं वो तमाम की तमाम इंक्लूडिंग द सबमिट बटन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और जो भी इसको नेम, सबमिट, एट्रीब्यूट, वैल्यू, जो भी आप यहाँ पर इसको सबमिट दे दें, और ये हम, या इसको आप जो भी देना चाहें वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, गो लिखा रहने दें, जो भी। तो ये हमने एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। इस फॉर्म को हम यूज़ करेंगे अपने फ्रंट एंड में। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो पोस्ट मेथड को फॉलो करते हैं। तो अगर आपका फॉर्म गेट मेथड है, जैसे आप सर्चिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर टॉप पर या एंड पर लिख देंगे दिस सेट एट्रीब्यूट, मतलब इस फॉर्म के जो एट्रीब्यूट है वो सेट कर दो मेथड गेट कर दो। तो ये हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पोस्ट मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं डिफ़ॉल्ट, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब वापस हम आते हैं album.php में, जो कि हमारे मॉडल के अंदर है। इसको अब हमने मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई क्या करना है हमने यहाँ पर, अब चूँकि फॉर्म को यूज़ करना है तो इसके लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस पर इनपुट फिल्टर अवेयर इंटरफेस। इनपुट फिल्टर अवेयर इंटरफेस को हमने इस पर इम्प्लीमेंट करना है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। और इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ और भी चाहिए होंगे, तो टाइम टू टाइम मैं उसको पेस्ट करता रहूँगा। पहले मैं कुछ कोड यहाँ पर कॉपी करता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने किया क्या। यहाँ पर मैं इसको कोड को पेस्ट करूँगा, इस जगह पर मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी कर लिया था। अब यहाँ पर हमने किया क्या, सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट किया सेट इनपुट फिल्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इनपुट फिल्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी डज नॉट अलाउ इंजेक्शन ऑफ अल्टरनेट इनपुट फिल्टर, अगर किसी और जगह से आपका इनपुट आ रही है
तो उसको रिजेक्ट करने के लिए हमने इसको फिल्टर लगाया। फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया गेट इनपुट फिल्टर। अब ये फंक्शन कहाँ पर है, ये फंक्शन सारे इस इंटरफेस के अंदर डिफाइन है। तो इसके अंदर इफ दिस इनपुट रिटर्न दिस इनपुट फिल्टर, मतलब वो प्रॉपरली उस फिल्टर को रिटर्न कर रहा है। और फिर उस इनपुट फिल्टर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं अपनी फील्ड्स को। सो यहाँ पर हम इसको टू इंट का मतलब है कि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको स्ट्रिप टैग्स में, स्ट्रिंग में, और ये हमारे पास इसके फिल्टर्स हैं ये सारे। तो ये हमने इनपुट फिल्टर्स जो है वो ऐड कर रहे हैं तमाम इनपुट फील्ड के साथ। सबसे पहले हमने ये वाला इनपुट फिल्टर ऐड किया, फिर हमने ये वाला इनपुट फिल्टर ऐड किया, फिर हमने इसके अलावा स्ट्रिप टैग उसके कुछ जो क्लासेस हैं उनको हमने इंपोर्ट कर लिया, फिर स्ट्रिंग लेंथ को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। तो उसके बाद हमने सिंपली इस इनपुट फिल्टर को रिटर्न कर दिया। अब बेसिकली ये हो क्या रहा है, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर जो भी हमारे पास फॉर्म आएगा इस मॉडल के अंदर उसको हम फिल्टर आउट कर रहे हैं कि जो डाटा उसके अंदर आ रहा है, जो हमने यहाँ पर सेट करना है वो प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। उसमें जैसे यहाँ पर हमने बताया कि आईडी के अंदर इंट होना चाहिए, अगर आईडी के अंदर स्ट्रिंग आएगा या कोई और वैल्यू आएगी तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा फिल्टर। तो ये बेसिकली हमारे पास इनपुट फिल्टर है जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेमिनास इनपुट फिल्टर से। सो लेमिनास इनपुट फिल्टर से। तो उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये सारे इनपुट डिफरेंट फिल्टर हैं। तो इनको आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर फिल्टर्स को सर्च कर सकते हैं। बेसिक यही फिल्टर्स हैं, जहाँ पर भी आप फॉर्म क्रिएट करेंगे उनमें यही फिल्टर्स यूज़ करेंगे। तो ये हमने इसको क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, एल्बम कंट्रोलर पर वापस आएंगे। एल्बम कंट्रोलर में अब हमने क्या करना है, ऐड एक्शन परफॉर्म करना है। सो ऐड एक्शन में हम क्या कोड ऐड करेंगे वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ऐड एक्शन में हम ये ऐड करेंगे कोड इस तरीके से। अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम एल्बम फॉर्म को इंपोर्ट करेंगे। तो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया फॉर्म गेट सबमिट सेट वैल्यू ऐड। अब हमने कहा कि सबमिट वाला गेट करो फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म हमने अभी क्रिएट किया है, ये वाला फॉर्म, इसमें हमारे पास एल्बम फॉर्म में ये वाला, इसमें कहा कि गेट करो सबमिट वाले को, इस नेम सबमिट को गेट करो और इसकी वैल्यू ऐड कर दो, मतलब वैल्यू को ऐड में लिखो। तो यहाँ पर हम उसको ये चीज़ बता रहे हैं। इसको क्लोज किया, एल्बम कंट्रोलर में आए और हमने उसको बता दिया सबमिट को गेट करो और उसकी सेट वैल्यू कर दो ऐड। तो ये हम एडिट डिलीट वगैरह अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सो दिस डॉट गेट रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली हमें वो पोस्ट रिक्वेस्ट दे देगा। इफ़ नॉट रिक्वेस्ट इज पोस्ट देन फॉर्म के अंदर फॉर्म को मूव कर दो और फिर उसके बाद एल्बम इज इक्वल टू न्यू एल्बम, ये एल्बम को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इनपुट फिल्टर को हमने सेट किया फॉर्म के ऊपर, सेट डाटा रिक्वेस्ट डॉट गेट पोस्ट से हमने डाटा लिया। इफ़ फॉर्म नॉट वैलिड देन रिटर्न फॉर्म, तो वापस रिटर्न कर दो अगर फॉर्म में डाटा वैलिड नहीं है। फिर हमने कॉल किया एक्सचेंज एरे को और जो भी डाटा हमारे पास उस फॉर्म में आया वो हमने इस डाटा को एक्सचेंज एरे को हमने पास कर दिया, जो भी हमने एक्सचेंज एरे क्रिएट किया था एल्बम के ऊपर। फिर दिस डॉट टेबल सेव एल्बम, तो उसी टेबल के अंदर हम सेव कर देंगे उस एल्बम को। फिर हम उसको वापस दिस रीडायरेक्ट टू राउट एल्बम, मतलब होम राउट जो एल्बम का है उस पर रीडायरेक्ट कर देंगे। तो ये हमने सारा काम इसके थ्रू किया। सो नेक्स्ट हम जो है वो आएंगे add.html में और उसमें यहाँ पर कोड मैं कॉपी करके ऐड कर देता हूँ और आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम आएंगे अब add.html में और यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने टाइटल सेट किया, ऐड न्यू एल्बम कर रहे हैं, उसका ऐड टाइटल में हेड में सेट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर भी उसको डिस्प्ले किया और यहाँ पर हमने फिर फॉर्म गेट टाइटल एल्बम सेट एट्रीब्यूट क्लास फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर एल्बम टाइटल। सबसे पहले हमने टाइटल को फॉर्म में से गेट किया, जो भी टाइटल है आर्टिस्ट का, या आर्टिस्ट और टाइटल दो हमारे पास अलग अलग फील्ड्स हैं, इन दोनों के हमने गेट करके उनके एट्रीब्यूट्स को एनहेंस किया बूटस्ट्रैप के साथ। और इसी तरीके से सबमिट को भी ऐड किया, उसमें हमने क्लास ऐड की बीटीएन प्राइमरी। और उसके बाद सेट एट्रीब्यूट किया एक्शन, उसको कहाँ पर सेंड करना है, एक्शन ऐड को सेंड करना है।
एक्शन में हमने ऐड किया, आपको याद होगा हमने कंट्रोलर जब कॉन्फ़िगर किया था मॉड्यूल डॉट पीएचपी में, तो हमने वहाँ पर एक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स दिए थे, तो ये उसको फुलफिल अगर करेगा तो वो उसको कॉल कर लेगा ऐड एक्शन को। सो ऐड एक्शन को जब कॉल करेगा तो उसके अंदर दोबारा से जब बटन सबमिट करेंगे तो वो उसको एक्शन कॉल कर लेगा। फिर यहाँ पर हमने एको किया, ओपन टैग किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर, अब मुझे नहीं समझ आती, इसने एको करने के बाद ये दोबारा से तुक नहीं बनती थी इसको ओपन क्लोज करने की, क्योंकि हम ऑलरेडी नहीं सॉरी इसने ठीक किया है यहाँ पर। हाँ, ये सिर्फ उसने हमें समझाने के लिए यहाँ पर दोबारा उसको क्लोज किया, सिर्फ कमेंट्स लगाने के लिए। सो कमेंट्स उसने लगाए हैं तो इसलिए उसने यहाँ पर PHP टैग ओपन क्लोज किया। अब फिर हमने यहाँ पर डिव के अंदर फॉर्म ग्रुप लगा के फॉर्म को क्रिएट कर लिया। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। हमारा सर्वर क्रैश हो चुका होगा, सर्व करते हैं, रीलोड करते हैं इसको दोबारा। सो अब हम ऐड न्यू एल्बम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है एल्बम फॉर्म नॉट फाउंड। सो डेफिनेटली हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया होगा कंट्रोलर के अंदर। एल्बम फॉर्म, एल्बम फॉर्म कौन सी लाइन पे कह रहा है? एल्बम कंट्रोलर लाइन नंबर 22 पे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगी ये। तो एल्बम फॉर्म को हमने इंपोर्ट कर लिया। तो ये क्यों कह रहा है एल्बम फॉर्म? एल्बम कंट्रोलर एल्बम फॉर्म नॉट फाउंड, ये क्यों कह रहा है? एल्बम फॉर्म, एल्बम फॉर्म, एल्बम फॉर्म, एल्बम नेम स्पेस एल्बम फॉर्म, तो ये तो ठीक है। न्यू एल्बम फॉर्म, इस पे एरर क्यों दे रहे हैं? तो ये कह रहा है क्लास एल्बम कंट्रोलर एल्बम फॉर्म नॉट फाउंड, लाइन नंबर 22 पे। एल्बम कंट्रोलर के अंदर लाइन नंबर 22 पे किस में कह रहा है? एल्बम कंट्रोलर PHP लाइन नंबर 22। सो ये लाइन नंबर 22 है। यहाँ पर हमने किया न्यू एल्बम फॉर्म। सो इसको कॉपी करते हैं और एक्सटेंड्स फॉर्म और नेम स्पेस एल्बम स्लैश फॉर्म, तो ये भी ठीक है एल्बम फॉर्म। और कंट्रोलर के अंदर यूज एल्बम फॉर्म एल्बम, F5। अब इसको रीलोड करते हैं। हाँ, अब ठीक हो, शायद मेरे ख्याल में स्पेलिंग मिस्टेक थी। एल्बम फॉर्म, एल्बम फॉर्म, ये क्या चीज़ है? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको दोबारा ऐड करता हूँ। यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं इसको कट कर लेता हूँ, एक मिनट। लेट्स सी क्यों ये प्रॉब्लम की इसने। F5 और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एनीवेज सम टाइम ये चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती हैं। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर सकते हैं न्यू फॉर्म, और जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड एक्शन पर आएगा, और अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है तो नई पोस्ट तो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज न्यू एल्बम को लेगा, फिल्टर सेट करेगा, एल्बम जो भी उसने फॉर्म रिसीव किया उस पर फिल्टर लगाएगा, और फिर गेट पोस्ट फॉर्म सेट डाटा कर देगा गेट पोस्ट को। अगर देखेगा कि फॉर्म वैलिड नहीं है तो इफ़ नॉट वैलिड है तो फॉर्म दोबारा वापस रिटर्न कर देगा। अदरवाइज एल्बम के अंदर एक्सचेंज एरे को ये पास कर देगा डाटा, और फिर दिस टेबल सेव एल्बम एल्बम कर देगा और रिटर्न कर देगा राउट एल्बम को। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं माई न्यू म्यूज़िक, आर्टिस्ट का नाम लिख देते हैं जॉन डो, ऐड करके चेक करते हैं। सो ऐड किया तो यहाँ पर वो कह रहा है एल्बम इनपुट फिल्टर ऑन लाइन नंबर एल्बम डॉट PHP लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 24 है 34।
तो दिस इनपुट फिल्टर, तो यहाँ पर हमें प्राइवेट इनपुट फिल्टर के नाम से एक प्राइवेट वेरिएबल भी क्रिएट करना था, वो मैंने नहीं किया था। सो कंटिन्यू करते हैं, तो वापस आए और यहाँ पर 2 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। क्योंकि मैं दूसरी दफ़ा भी उसी को रीलोड किया था, डेटाबेस में डाटा ऐड हो चुका था लेकिन वापस नहीं आ रहा था। तो अब क्विकली जो लास्ट 2 चीज़ें रह गई, एडिट और एडिट भी बेसिकली सेव वाले काम करेगा, लेकिन edit.php को हमें अब एडिट करना है edit.html फाइल को। सो एडिट एक्शन अब हमने चेक करना है, तो उसको हम कॉपी कॉल करेंगे एडिट एक्शन को। ऐड का एक्शन काम कर रहा है अब, तो एल्बम कंट्रोलर में हम आएंगे एडिट एक्शन के अंदर और इसके अंदर भी हम कोड कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आईडी गेट कर रहे हैं राउट से, पैराम से, पैरामीटर फ्रॉम राउट आईडी, या फिर उसमें 0 मूव कर दो। इफ़ आईडी में 0 है तो एल्बम एक्शन ऐड पर रिटर्न कर दो अगर उसमें 0 है, अदरवाइज एल्बम को गेट करो, ठीक है। अगर गेट नहीं होता तो वापस चले जाओ कैच एक्सेप्शन करके, अदरवाइज फॉर्म में न्यू एल्बम फॉर्म को ऐड करो। सो ये मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। सो बाइंड कर दो एल्बम को उसके साथ, फॉर्म के साथ, और गेट करो सबमिट बटन को और सेट एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू को एडिट में सेट कर दो। तो इट मीन अब हम एडिट वाले फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट को करो रिक्वेस्ट को, और आईडी फॉर्म को यहाँ पर व्यू डाटा में पेस्ट करो और चेक करो कि अगर रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं है तो रिटर्न कर दो व्यू डाटा। व्यू डाटा से मुराद ये है कि जब हम एडिट फॉर्म के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो दोनों फील्ड्स एडिट होंगी उनके अंदर हमें रिकॉर्ड नज़र आएगा। मतलब एडिट में तो ऐड में तो रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा, लेकिन एडिट में जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो इसमें हमें रिकॉर्ड नज़र आएगा। अगेन द सर्वर हैज़ बीन क्रैश्ड, तो इसको रीलोड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एडिट 1 लिखा हुआ आ रहा है। सो इट मीन्स यहाँ पर अब वो हमें जो है वो रिटर्न करेगा डाटा। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसको व्यू में सेव करना है। सो इसके लिए हमें अब सिंगल रिकॉर्ड भी चाहिए होगा। तो सिंगल रिकॉर्ड करने के लिए हमें जो हमारे पास एल्बम मॉडल है, एक्सचेंज एरे हमने इसके अंदर ऐड किया था ना, उसके अंदर हमें एक न्यू फंक्शन ऐड करना होगा गेट एरे कॉपी। सो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी इस पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यूज़ आईडी, आर्टिस्ट और टाइटल के होंगे वो वैल्यूज़ यहाँ पर हमें वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमने edit.html फाइल में जाना है और उसके अंदर कोड ऐड करना है, वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ edit.html के अंदर, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब सेम वही कोड है जो ऐड वाला, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर जब ये फॉर्म लोड होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्बम क्लास हेल्प ब्लॉक और फ्रॉम एलिमेंट एल्बम, तो ये यहाँ पर हमें इसके अंदर बाकायदा रिकॉर्ड भी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं टाइटल को, मतलब उसके जो भी टाइटल है फॉर्म गेट टाइटल, एल्बम सेट एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर, क्लास प्लेस होल्डर, सबमिट, सब कुछ हमने सेट कर दिया। फॉर्म को प्रिपेयर किया, ओपन किया फॉर्म को यहाँ पर, फिर हमने दिस फॉर्म लेबल एल्बम, और ये एल्बम से जो भी सिंगल रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर हमें रिटर्न करेगा। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इन माई ड्रीम्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वापस हम एल्बम पे आते हैं अगर, और मैं इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए माई न्यू म्यूज़िक और जॉन डो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो ये हमारे पास है बेसिकली फॉर्म एडिट का। तो अब लास्ट जो इसमें है वो है डिलीट का। सो डिलीट करने के लिए हमें डिलीट एक्शन के अंदर सिंपली हमें जो है वो लॉजिक लगानी है अब कि किस तरीके से डिलीट करना है। प्रीवियसली हमने सिंपली लिखा था डिलीट मॉडल को लोड करना है, तो यहाँ पर हम ये कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम वो आईडी लेगा राउट से, या 0 उसमें रिटर्न होगा, अगर उसमें 0 है तो एल्बम पर वापस रिटर्न कर दो, अदरवाइज गेट करो रिक्वेस्ट को, इफ रिक्वेस्ट इज पोस्ट डेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट गेट पोस्ट डेल नो, अगर उसमें नो है तो वो फिर इसको इफ डेल इज इक्वल टू यस, मतलब या तो डेल को गेट करो या नो को गेट करो। अगर डेल में कुछ नहीं है तो नो पास हो जाएगा, अगर यस होगा तो फिर डेल के अंदर, इस डेल वेरिएबल के अंदर यस पास हो जाएगा। सो इफ डेल इज इक्वल टू यस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट आईडी दिस टेबल डिलीट एल्बम आईडी, तो उसको डिलीट कर दो और वापस कर दो हमें रिटर्न पर, अदरवाइज
वापस हमें आईडी वाले पे रिटर्न कर दो, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड को। तो इतना करने के बाद अब अगर मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, वापस होम पेज पर, रीलोड करता हूँ इसको और डिलीट करता हूँ इस रिकॉर्ड को, तो यहाँ पर ये अब डिलीट पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन लगाने हैं कि हमसे पूछे कि भाई डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड और नॉट, और उसके बाद उस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर दें। सो delete.html में आए, यहाँ पर पेस्ट किया, टाइटल इसका डिलीट एल्बम है, यूआरएल ये है इसकी, इसको एक्शन और पैरामीटर पास कर रहे हैं, हेड टाइटल सेट कर रहे हैं, h1 टैग लगा दिया, पी टैग में आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, फिर एल्बम टाइटल एल्बम आर्टिस्ट, उसका रिकॉर्ड शो किया, फिर हमने एक फॉर्म लगाया मेथड पोस्ट के साथ, और उसमें वैल्यूज़ लेने के बाद हमने उसको सबमिट करना है येस और नो की सूरत में। उसका नेम होगा डेल दोनों का, जिस पर भी क्लिक करेंगे वो उसको रिकॉर्ड को डिलीट यस करने की सूरत में। यहाँ पर अब मैंने सेव नहीं किया, आई थिंक सेव कर लिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट माय न्यू म्यूजिक बाय जॉन डो, यस करूँगा तो ये रिकॉर्ड देखें यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगेन डिलीट करूँगा तो यहाँ से यस करूँगा तो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अगेन डिलीट करूँगा और नो करूँगा तो देखिए रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। अगर मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पर मैं जेन डो लिख देता हूँ, आर्टिस्ट एडिट किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जेन डो लिखा हुआ आ गया। तो हमने सक्सेसफुली CRUD ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लिया यूजिंग लेमिनास। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वेब डेवलपमेंट का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने लेमिनास को सीखा, किस तरीके से लेमिनास की मदद से हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं इसके जो बाकी फीचर्स हैं उनको भी कवर करूंगा, जिसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी अवेलेबल है, तो वो हम देखेंगे आगे आने वाले किसी वीडियो ट्यूटोरियल में। फिलहाल ये एक कंप्लीट क्रैश कोर्स था जिसमें हमने कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया विद मोर देन 1.5 आवर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।